हरिओम बालक भगवानों, जो टेस्ट सीरीज आपके ग्रुप में भेजा गया था, आई होप कि उसको आप लोग बना लिए होंगे। तो ये थर्ड टेस्ट सीरीज का इसमें 55 क्वेश्चन है जी, अच्छे से देख लो। जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। फर्स्ट क्वेश्चन था द वर बीइंग इंटरव्यूड, बीइंग प्लस V3 का यूज हुआ है। तो बीइंग किसके साथ लगता है? बीइंग एक्टिव का है कि पैसिव का है? पैसिव का है। इज आर एम वाज वर प्लस वर्ब फोर का पैसिव इज आर एम वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 होता है। तो अब इसको कह रहा है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो जब एक्टिव वॉइस में आओगे तो बीइंग को सीधे हटा दोगे, इंटरव्यूड को वर्ब फोर कर दोगे, इंटरव्यूइंग कर दोगे। तो अब देखो ये आपका ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें हैड लगा दिया, बी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें विल लगा दिया, और डी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें हैड लगा दिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। सेकंड क्वेश्चन द किंग गेव हिम अ रिवार्ड। गेव V2 है, तो V2 का इसका पैसिव क्या होगा? वाज या वर प्लस V3। तो अब इसको पैसिव में ले जाना है तो वाज या वर प्लस V3 देखेंगे किसमें है। तो ए एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें बीइंग लगा दिया है, बी में है वाज गिवन और सी में भी है वाज गिवन। अब देखते हैं, और डी में हैड बीन, हैड लगा दिया तो डी एलिमिनेट। अब नाउ वी हैव टू चूज बिटवीन बी एंड सी, व्हाट शुड बी आवर आंसर। तो अब सी में क्या कह रहा है? यहाँ क्वेश्चन में है द किंग गेव हिम ए रिवार्ड। रिवार्ड के पहले ए है या किंग के पहले द है, लेकिन सी में क्या किया? रिवार्ड के पहले द लगा दिया और किंग के पहले ए लगा दिया। यहाँ किंग, क्वेश्चन में किंग के पहले द है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज बी क्वाइट द बेबी डैश। तो कृपया शांत रहिए, बच्चा रो रहा है, यानी इसका आंसर क्या? सॉरी, सोने वाला क्रिया है इसमें। द बेबी इज स्लीपिंग, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डैश शी डू इन हर फ्री टाइम। अब यहाँ देखो यह WH क्वेश्चन है, यहाँ डू लगा है, डू वर्ब वन है। तो वर्ब वन के साथ अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चुनना है। तो हैव हैड नहीं होगा क्योंकि हैव हैज हैड किसके साथ होता है? V3 के साथ होता है। डन तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही टोल्ड मी दैट ही डैश इल फॉर 6 डेज। फॉर 6 डेज तो मैंने क्या बताया था? सिंस या फॉर के साथ यदि कोई टाइम हो तो हैव या हैज प्लस बीन, मतलब वो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। वर्ब फोर हो तो वर्ब फोर करेंगे, अन्यथा बीन के साथ हैव हैड तो रहेगा ही। तो अब यहाँ आ जाओ, फॉर 6 डेज है तो हैव हैज के साथ बीन चुनना होगा। वाज एलिमिनेट, बी में इज एलिमिनेट। अब सी है हैड बीन और डी है हैव बीन, यही चुनना है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही के साथ कभी हैव होता ही नहीं है, एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। वैसे भी हैड बीन ही क्यों जाना चाहिए इसमें? क्योंकि टोल्ड पास्ट है, और मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं पास्ट इक्वल टू पास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही सेट डाउन टू रेस्ट। ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह टहल कर थक गया। ही सेट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठा या बैठ गया। करेक्ट कॉम्बिनेशन कहना है। ये कह रहा है टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही सेट डाउन टू रेस्ट, थक कर वह आराम करने के लिए बैठ गया। इस पर विचार करेंगे, आगे भी देख लेते हैं। बी कह रहा है टायर्ड ऑफ बीन, बीन लगाया पहले ही, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। सी कह रहा है टायर्ड बिकॉज ऑफ वॉक, यहाँ यदि वॉकिंग रहता तो इस पर बेटर ऑप्शन था, क्योंकि आपको बताया गया है कि जनरली टू को छोड़कर बाकी प्रीपोजिशन के बाद वी हैव टू यूज वर्ब फोर। तो यहाँ वर्ब फोर है, वॉकिंग देखिए, तो ये वर्ब फोर में ही जाएगा, एलिमिनेट हो गया। अब डी कह रहा है टायर्ड ऑफ वॉकिंग, टायर्ड ऑफ वॉकिंग तो सही चल रहा है। अब यहाँ ही हैज सीट डाउन कर दिया, जबकि यहाँ क्वेश्चन में सेट डाउन, तो वह वही रहेगा, यानी हमारा आंसर होगा ए। 7वां डैश यू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की बात है तो ये तो एबिलिटी है, क्षमता, योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य बतलाने के लिए प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड का प्रयोग किया जाता है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे। तो इसको डायरेक्ट स्पीच में लाना है आपको। द प्रिंसिपल
ऑर्डर्ड मी, यानी प्रिंसिपल ने मुझे आदेश दिया नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन मैं किसी भी टेस्ट को कंडक्ट ना करूं, संचालित ना करूं। तो निगेटिव है, नॉट लगा है। आइए ऑर्डर में जा रहा है, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये सारा बताया गया। उसका निगेटिव जब भी शुरू होगा तो डोंट से शुरू होगा। देखो सब में डोंट लगाया है। अब देखो बी तुम्हारा एलिमिनेट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें टोल्ड किया। आपको पता है कि टोल्ड इनडायरेक्ट में जाता है, और यहाँ क्या चुनना है? हमें डायरेक्ट चुनना है। सी करा द प्रिंसिपल से जी, तो प्रेजेंट कर दिया, जबकि यहाँ पर ऑर्डर्ड पास्ट में बनाया है, सी भी एलिमिनेट हो गया। डी करा द प्रिंसिपल टेल, सी भी प्रेजेंट में बनाया, जबकि जाना चाहिए पास्ट में। हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आई वांटेड डैश सम पेरेंट्स presents, I wanted dash some presents but we did not have much time। ऑप्शन है टू बाई, यहाँ टू बी वाई बाई, ऐसे भी स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ बाइंग, यहाँ टू बाई, तो सबसे पहले ये छटा, क्योंकि टू के बाद भरपूर लगाया। यहाँ सी भी छटा, क्योंकि सीधा बाइंग कर दिया। बाइंग भरपूर है, बिना इजार मुआजवर के भरपूर का प्रयोग होता नहीं है। और टू बाई, यहाँ यह इस बाई के पहले टू का तो कोई मतलब ही नहीं है। आंसर ए होगा। यानी मैं कुछ प्रेजेंट्स खरीदना, कुछ उपहार खरीदना चाहता था, लेकिन हमारे पास बहुत समय नहीं था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एज फार एज आई एम कंसर्न आई प्रेफर रीडिंग। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रेफर वाला, इसको मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ जो, ताकि आप पढ़ लो, अन्यथा पढ़ते नहीं हो। इसी चैनल पर एडजेक्टिव के सारे लेक्चर मौजूद हैं, खास करके जो 2 कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स लास्ट वाले हैं, वो बड़े बड़े लेक्चर हैं, उसको जाकर देखिए और तब बनाइए। ऐसे बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करिएगा। यहाँ रीडिंग है, यहाँ प्रेफर है, खोजिए प्रेफर के बाद क्या प्रयोग होता है, जाकर लेक्चर देखिए और उसको खोजिए, उसको बनाइए, कमेंट में बताइएगा। 11 देखिए, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। I said to him, why are you working so hard? Why are? WH क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट नारेशन में ले जाना है। तो इनडायरेक्ट नारेशन में जब WH क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो आई आस्क्ड हिम, व्हाई ही रहता है। WH वर्ड से यदि क्वेश्चन शुरू हुआ तो उसी को कंजंक्शन बनाते हैं जी। तो अब आई आस्क्ड हिम व्हाई, यू को हिम के हिसाब से बदलिएगा तो ही हो जाएगा। व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। सही लग रहा है। बी भी देख लिया, आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज, व्हाई के तुरंत बाद वाज कर दिया, एलिमिनेट करिए। हमारा ऐसे आंसर हो गया, ए हो गया। और भी दिखा देता हूं मैं, ध्यान में रखिएगा। WH शब्द को जब बीच में आप लाओगे, कंजंक्शन बनाओगे, तो उसके तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। कितनी बार इसको प्रैक्टिस में करा चुका हूं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का इधर आइए, 11 का बाकी वहां था, तो खैर 11 का आंसर तो हम लोग कर लिए हैं जी। 12 तो क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है जी, 12 को छोड़ दीजिए, यह टाइपिंग एरर है। दे डैश एन द हिल, हिल माने पहाड़ होता है, तो पहाड़ पर या तो चढ़ा जाता है या उतरा जाता है। तो जनरली यहाँ पर चढ़ने के सेंस में क्लाइंब अप होता है, उतरने के सेंस में डाउन होता है। तो डाउन तो यहाँ ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हो गया है। ऑप्शन सही प्रिंट हुआ है, क्वेश्चन गलत प्रिंट। ऐसे यदि सही रहता है तो वहाँ ऑप्शन अप का डाउन जाता है। खैर 13 में आइए, देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ डैश माई हाउस। तो इन फ्रंट ऑफ तो आप कई बार सुने होंगे, आंसर क्या होगा? सी होगा। 14 में आइए, स्टॉप। याद करिए, जब वर्ब फोर का प्रयोग मैं पढ़ा रहा था उसमें साफ साफ लिखवाया था स्टॉप, फॉरगेट, लाइक वगैरह कुछ और भी वर्ड्स थे जिनके बाद आपको वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करना होता है। जैसे बकवास करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। चिल्लाना बंद करो, स्टॉप शाउटिंग या स्टॉप क्राइंग। ऐसे आप प्रयोग करते हो। तो स्टॉप है, सीधा वर्ब फोर चुनो। लेकिन अब ये एलिमिनेट हो गए, ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि टू के साथ दिया है। हमारा आंसर सीधा क्या होगा? सी होगा। स्टॉप मेकिंग द ट्रिबल नॉइज एट वंस, यानी इस तरह से शोरगुल करना तुरंत बंद करो। 15 क्वेश्चन नंबर 15, इट फेल डैश द टेबल एंड ब्रोक। तो ऑफ का प्रयोग करिए। आपको बताया गया था कि जब भी अलगाव का सेंस हो, अलग कोई चीज किसी दूसरे चीज से अलग हो रहा हो, अलगाव का सेंस हो,
तो वहां पर ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करिए या फ्रॉम का प्रयोग करिए। आप लोग देखे होंगे स्विच पर बहुत सारा जो स्विच रहता है, नीचे आप ऑन दबा देते हो तो लाइट जल गया, ऊपर दबा दिया तो वह ऑफ हो गया यानी बंद हो गया। तो नीचे देखना किसी के स्विच पर लिखा रहता है ओ एन ऑन, ऊपर में ओ डबल एफ ऑफ, तो ऑफ कर दिया, कनेक्शन खत्म हो गया यानी अलग हो गया उसका कनेक्शन। तो अलगाव, तो जब भी कोई चीज टेबल से गिरेगा और गिरने के बाद टूटेगा तो टेबल जैसे ही गिरा हुआ टेबल से अलग हो गया, दैट्स वाई ओ डबल एफ ऑफ करिए। 16 नंबर क्वेश्चन में आइए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। कह रहा है दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड आई टू टी। अब यहां देखो इनवाइटेड आमंत्रित किया, क्रिया है। कई बार कई जगह मैंने इस चीज की चर्चा करी है कि जब भी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद किसी प्रोनाउन के फॉर्म को आप लिख रहे हो तो उस सेकंड फॉर्म में होगा, ना कि फर्स्ट फॉर्म में होगा। यहां क्या कर दिया, आई फर्स्ट फॉर्म में कर दिया, एलिमिनेट करिए। बी कह रहा है दे इनवाइट मी एंड माई फ्रेंड टू टी। सी कह रहा है दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी टू टी। तो जनरली आई एंड माई फ्रेंड, डी आपका एलिमिनेट हो गया। ए अब चुनना है बी और सी में से। तो यहां दे इनवाइट, वे लोग आमंत्रित करते हैं, कोई करता नहीं जनरली, या तो आमंत्रित किया होगा चाय पर, तो बेहतर है कि हम इनवाइटेड वाले ऑप्शन में जाएं। आंसर सी करें। अब आइए 17 में। 17 देखिए, 17 कह रहा है वुड यू लाइक डैश टू मार्केट। ये भी बताए थे, लाइक के बाद, स्टॉप के बाद, फॉरगेट के बाद, रिमेंबर के बाद जनरली वर्ब फोर का प्रयोग करिए। तो खैर सीधा गो तो होगा नहीं, एलिमिनेट करिए। टू गोइंग, टू लगा दिया तब वर्ब फोर दिया, एलिमिनेट करिए। अच्छा यहां पर विल गो, जब यहां ऑलरेडी वुड है ही तो फिर विल का तो कोई मतलब ही नहीं है, दो मॉडल वर्ब एक साथ होंगे ही नहीं, एलिमिनेट करिए। हमारा सीधा आंसर क्या होगा, बी होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो एलिमिनेशन सेक्शन में जाइए, अपने आप आंसर के पास जाओगे जी। क्वेश्चन नंबर 18, माई फादर टॉट मी। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया या पढ़ाया या बताया। अब तो इतना सीधा समझ रहे हो तुम लोग, हाउ टू डांस, यानी मेरे पिताजी ने मुझे डांस करना सिखाया। 19, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर से करेक्ट सेंटेंस को चुनिए। लेट अस स्टॉप प्लेइंग नाउ, सब कुछ सही लग रहा है उसमें। बी करा लेट अस टू स्टॉप। मैंने बताया था लेट के बाद क्रिया जब भी होगी विदाउट टू के फॉर्म में जाएगी। इज दैट क्लियर? यदि स्टॉप, अब यहां पर देखो विदाउट टू है, यहां पर टू लगा दिया। लेट के बाद क्रिया कभी भी विद टू नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चुनना है। अब यहां देखिए द पुअर्स, पुअर में एस लगा दिया, एलिमिनेट करिए। द पुअर आर मिजरेबल्स, यहां मिजरेबल माने दयनीय, खराब स्थिति को मिजरेबल कहा जाता है, तो उसमें एस लगा दिया। एडजेक्टिव में एस आप नहीं लगा सकते हो जी, एलिमिनेट करिए। इसी का रहा मिजरेबल आर पुअर, ये तो पुअर पहले आना चाहिए, मिजरेबल बाद में जाना चाहिए, एलिमिनेट करिए। डी कह रहा है द पुअर आर मिजरेबल, हमारा आंसर डी होगा। 21, हाउ मेनी पीपुल डैश इन योर फैमिली, ये तो कोई भी बना सकता है यार, आर देयर, आंसर बी होगा, यानी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। 22, 22, यू मस्ट डैश दिस बुक। मस्ट मॉडल वर्ब है, शाल, विल, कैन, कुड, मे, माइट। मस्ट के बाद सीधा विदाउट टू यानी वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, तो टू रीड, एलिमिनेट, रीडिंग, एलिमिनेट, हैड टू रीड, एलिमिनेट, हमारा आंसर होगा ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 का रहा वन मस्ट डू, फिर मस्ट आया। अच्छा, वन मस्ट डू डैश वर्क चुनना है। ही इज सेल्फ वंस वन सेल्फ, तो वन जब है तो वंस का हम प्रयोग करेंगे, यानी सबको अपना वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, अपना काम करना चाहिए, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाए। एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। फिलहाल तो हिज भी एलिमिनेट हो गया, वन सिंगल है यदि तो उसके साथ वंस का प्रयोग करिए, और वन के साथ यदि ऑफ आया है, इज दैट क्लियर, तब हिज का प्रयोग करिएगा। 24, दिस कार इज नॉट डैश फॉर अस, तो एनफ बिग, टू बिग, बिग एनफ, मच बिग,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार एडजेक्टिव को जाकर पढ़िए, वहाँ पर मैंने एनफ का प्रयोग बताया है, बहुत सारे चीज़ों को बताया है जी, आउटर मोस्ट, अटमोस्ट, elder, older, lots of differences I have taught on this channel. It is available. This car is not big enough for us, यानी enough का जो प्रयोग होता है एडजेक्टिव के तुरंत बाद किया जाता है। अब यहाँ पर enough के बिग एडजेक्टिव है, आप बिग के पहले enough लगा दिया, एलिमिनेट। टू बिग तो मैंने आवश्यकता से बड़ा कोई कार, ये सब तो चीज ठीक भी नहीं है। एलिमिनेट हमारा आंसर होगा सी। अब 25 में कह रहा है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव होगा, यहां पर ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड होगा। मैं बता रहा हूं इसको, देख लीजिए, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव, मैं यहां पर बी लिख दे रहा हूं जी, यहां होगा बिलीव, बी छूटा हुआ है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वह व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसको याद रखिएगा एथाइस्ट कहा जाता है। अब देखो मैं यहां बता दे रहा हूं, थेइस्ट माने जो ईश्वर में विश्वास करे, एथाइस्ट माने मींस जो ईश्वर में विश्वास नहीं करे, फाइनाटिक माने जो धर्म में अंधा हो, धर्मांध। तो ये क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी यहाँ खैर यहाँ पर तो ये जी भी कैपिटल में जाना चाहिए था, यानी वह व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसको नास्तिक कहते हैं। तो नास्तिक का अंग्रेजी एथेइस्ट होता है। एथेइस्ट माने आस्तिक, यानी जो विश्वास करता हो, फाइनाटिक माने धर्मांध। तो बाकी सारे एलिमिनेट हो गया, हमारा आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, सी कैनॉट कम टू कॉलेज एज सी डैश फीवर। तो सी कैनॉट कम टू कॉलेज, यानी वह कॉलेज नहीं आ सकती है, एज सी डैश फीवर, क्योंकि उसको बुखार है। तो हैविंग, एलिमिनेट, हैज हैविंग दोनों किया है। पढ़ना ध्यान से ऑप्शंस को, एलिमिनेशन में जाना, अपने आप आंसर होगा। सब्जेक्ट सी है तो हैव भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, हैज, यानी डी होगा आंसर। 27 में आइए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसका स्पेलिंग सही हो वह चुनना है। तो एफिडेविट होता है, एफिडेविट, आंसर सी होगा, एफिडेविट। इस एफिडेविट का अर्थ होता है शपथ पत्र, शपथ पत्र होता है, याद कर लेना। जो आप जनरली कचहरी में जाके, कोर्ट कचहरी में वकील सारे बहुत बैठते रहते हैं, उनसे आप लोग बनवाते हो। नेक्स्ट में 28 डैश हैवली इन विंटर इन शिमला, यानी शिमला में जाड़े में बहुत जबरदस्त क्या होती है, बर्फबारी होती है। तो प्राकृतिक घटना है, सब्जेक्ट के रूप में ईट होगा। वो जनरली सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, यानी V1 या V5 के प्रयोग के साथ जाएगा। तो ईट्स, स्नोज, आंसर हमारा ए होगा। बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। 29, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर ये तो बन चुका था जी, रिपीट हो गया। कमिटी, COMMITTE होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। 30, द स्टूडेंट्स डेट अबाउट द वेदर। तो टॉक अबाउट मैंने किसी चीज के बारे में डिस्कशन करना, बातचीत करना, यानी छात्रों ने मौसम के बारे में बातचीत करा, गपशप की आपस में, टॉक्ड अबाउट। 31, आई सॉ डैश वन आइड मैन। मैंने यूज ऑफ ए एन को लेकर सबको सचेत किया था कि यदि ए एन को चुनना हो तो जिस शब्द के पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है, सबसे पहले उसका उच्चारण कर लो। उसका उच्चारण यदि क से ह के बीच में जा रहा है तो ए का प्रयोग करो, उसका उच्चारण अ से अ के बीच में जा रहा है तो एन का प्रयोग करो। इट डजेंट मैटर वेदर द वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट और वॉवल्स व्हाटसोएवर। तो वन आइड, वन ऐसे लिखिएगा, यानी उच्चारण वो यरलॉ के वो से हो रहा है, जो क से ह के बीच में है, डेट्स वाई इसके पहले क्या होगा, ए भरेंगे, यानी आंसर ए होगा। बाकी सारे हमारे एलिमिनेट हो गए। 32, ही डैश कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो रिकवर माने ठीक होना, यानी किसी बीमारी से जब हम ठीक होते हैं तो रिकवर करते हैं, यानी रिकवरी हमारी होती है। तो वह बीमारी से ठीक हो गया है, ऐसे होना चाहिए। तो हैव हैज प्लस V3 में जाना चाहिए। तो रिकवर्स वर्ब 5 है, इसका यदि रिकवर्स भरते हैं तो अर्थ हो जाएगा कि वह बीमारी से ठीक होता है, होता नहीं है, हो गया है, ऐसा होना चाहिए। रिकवरिंग बिना इजारम वाज वेयर के है,
एलिमिनेट करिए। अच्छा, अब यहाँ है सी और डी में से चुनना है, चूंकि दोनों में हैव हैज के साथ V3 लगाया है, लेकिन सब्जेक्ट का है हमारा ही, तो ही के साथ हैव नहीं होगा, इसलिए ये भी एलिमिनेट करिए। आंसर क्या होगा? सी होगा। 33, चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही शुड गार्ड अगेंस्ट, यानी किसी के अगेंस्ट में मतलब गार्ड करना, रक्षा करना, रखवाली करना के अर्थ में, तो गार्ड अगेंस्ट द डेंजर। आंसर इज सी। नेक्स्ट 34 कर रहा है, रीता सेड माइन इज मोर्टल। रीता सेड दैट माइन इज मोर्टल। अब रीता सेड माइन इज मोर्टल, माइन इज मोर्टल, आदमी मरणशील होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब इनडायरेक्ट नारेशन में जाएंगे तो सीधे डायरेक्ट लगाएंगे। मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ या ज्योग्राफिकल फैक्ट को व्यक्त करता हो, हैबिट बतलाता हो, तो बीच आरसी और आरएस के बीच डायरेक्ट लगाओ और सीधे उसको उतार दो। तो रीता सेड दैट माइन इज मोर्टल, इसमें वाज कर दिया, एलिमिनेट करिए। यहां पर रीता सेड दैट द माइन कर दिया, यहां सीधे माइन है, यहां द एक्स्ट्रा लगाया, इसको भी एलिमिनेट करिए। रीता सेज, यहां सेड था, यहां सेज कर दिया, एलिमिनेट करिए। हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। 35, वी डैश हिम द मनी, यानी हम लोग उनको पैसा दे चुके हैं, ये होना चाहिए। विल पेड, साइल विल कैन पुट के बाद V2 V3 तक अभी आएगा नहीं, एलिमिनेट करिए। अच्छा, हैज पेड, वी के साथ हैज भी नहीं हो सकता है, एलिमिनेट करिए। अब सी और डी में से चुनना है, तो आप यहां पर सी भी दे सकते थे, डी भी दे सकते थे, लेकिन बेहतर है कि आप डी आंसर दो, क्योंकि हम लोग दे चुके हैं या दे दिए हमने, हम लोग उनको पैसा दे दिए हैं, ऐसा होना चाहिए। पेड दे दिए, ये भी सही है, सी भी और डी भी दोनों सही है इसमें। खैर बेहतर है कि डी दीजिए, लेकिन आपने सी दिया है तब भी आप उसको काउंट कर लेना जी। 36, दे डैश फिनिश्ड द वर्क, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। सब्जेक्ट क्या है? दे है। अब हैज बीन पहले ही एलिमिनेट करिए, क्योंकि सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ हैज नहीं होगा। विल बी फिनिश्ड, ये तो पैसिव में जाता है जी। अब फिनिश करने वाला वे लोग हैं, यानी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है तो एक्टिव में होगा। अब है हैव पेड, यहां पर हैव है, तो फिनिश्ड ऑलरेडी यहां पर V3 है। बड़ी ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाना था। फिनिश्ड ऑलरेडी V3 है, यहां फिर हैव है, यहां फिर एक और V3 लगा दिया, तो V3 प्लस V3 डायरेक्ट, बिना किसी कंजंक्शन के, बिना सेंटेंस को अलग किए हुए हो ही नहीं सकता है। एलिमिनेट करिए, आवर आंसर इज हैव। बी 37, भारत इज माई होम, लिटरेचर में आ गई जी। भारत इज माई होम इज रिटन बाई, सबको याद होगा, जाकिर हुसैन। 38, civilization in real sense of term consists not in multiplication but in the deliberate and voluntary restriction on wants is from इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। समरी में ये बात बताया गया था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आंसर इज डी। नेक्स्ट 39, सीगा नोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो सीगा नोया की चर्चा है, तो सीगा नोया की चर्चा है। सीगा नोया कहाँ के थे जी? जापान के थे ना, जापानी राइटर थे, याद तो होगा आप लोगों को। जापानी। क्वेश्चन नंबर 40, ड्रॉथी एल्सेयर इज द ऑथर ऑफ। ड्रॉथी एल्सेयर ने क्या लिखा है? हाउ फ्री इज द फ्रेश लिखा है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। 41, पर्लेस बक इज नोन फॉर हर रोमांस, नहीं, ड्रामा नहीं, पोएम्स लिखते ही नहीं थे, नॉवेल्स करी उन्होंने ही लिखा। पर्लेस बक ने आई हैव ए ड्रीम, सॉरी आई हैव ए ड्रीम, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज लिखा है। 42, द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ, बेंजी के पत्नी का क्या नाम था? बोलो, सबको याद होगा, फ्लोरेंस। 43, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, आदमी की शक्ति, फीबल मीन्स कमजोर, बताया गया था कितनी कमजोर होती है। क्या कहते हैं वहां पर कभी जॉन डॉन? हाउ फीबल इज मैन्स पावर, यदि एक आदमी की शक्ति कितनी कमजोर होती है, एक बार यदि वह गड़बड़ हो जाए तो ना तो बीते हुए लम्हों को वापस बुलाया जा सकता है
और ना ही उसमें एक पल आप अपने से जोड़ सकते हो। तो किस कविता का है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का है। आंसर डी। 44 लूमो एंड नसालिया आर कैरेक्टर्स इन। लूमो और नसालिया की बड़ी चर्चा हुई थी, जो कंफ्यूज्ड कैरेक्टर्स हैं ये इसमें 4-5 नाम है इनका। नसालिया का उम्र 25 ईयर्स है, ये सारा बात आप लोगों को बताया गया था। किसमें है? ये मैरिज प्रपोजल में, यानी आंसर क्या होगा? बी होगा। 45 लीवेज ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। हाँ वर्ल्ड वाइड में चालू कर दिए हो जी? हाँ यस, आप लोग बैठते चलिए। ये 45 नंबर क्वेश्चन, ये जो है लीवेज ऑफ ग्रास, यह आप लोगों को पढ़ाया गया था, समरी में है भी। और ये जो टैलेंट सर्च गाइड है, इस टैलेंट सर्च गाइड में जो मैंने आप लोगों को दिया है, यहाँ देखो पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 9 में जो टैलेंट सर्च गाइड है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन टेकन फ्रॉम। इसका आंसर ए है, लीवेज ऑफ ग्रास। इज दैट क्लियर? तो 45 का आंसर क्या होगा? इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाई, यानी उसको लिखा क्या है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को क्या लिखा था? जो कविता इससे लिया गया है, वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा। आंसर डी होगा। 46 हु इज आई इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस में आई यानी मैं कौन है? तो कवित्री खुद है, कमला दास, जो अपनी बात उसमें कह रही हैं। द पोएटेस, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, (47) लेमिया एंड हिप्रियन। लेमिया वाला चर्चा। आ जाओ पेज नंबर 31 में, देखो टैलेंट सर्च गाइड के पेज नंबर 31 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर में लेमिया द ईव ऑफ संत एग्निस, उसमें एक हिप्रियन जुड़ गया। ये लिखे हैं जॉन किट्स। पेज नंबर 31 में मैं बार बार बोल रहा हूं कि 30 से 32 तक याद कर जाओ तो ऐसा ही 7-8 नंबर आपका क्लियर हो जाता है। 48 टी.एस. एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। कब नोबेल प्राइज मिला था? 1948 में। 49 ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, यानी यात्रियों को उनकी अंतिम यात्रा में सुकून प्राप्त होगा, यह किस कविता का है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है। बाकी तो चर्चा ही नहीं है। 50 बट ब्यूटी वानिसेस, ब्यूटी पासेस। सुंदरता चाहे जितनी, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, कवि ने लिखा, सुंदरता चाहे जितनी भी दुर्लभ हो, उसको एक न एक दिन समाप्त हो जाना है, खत्म हो जाना है। इट कम्स टू डीके एंड डेथ, यानी उसका क्षय हो जाता है। किसमें कवि कह रहे हैं? एन एपिटेफ में कह रहे हैं। कौन है? वाल्टर डिलामेर हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 51 द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय द रेप ऑफ द लॉक, यह भी लिखा हुआ है अलेक्जेंडर पोप। इसको याद भी मैंने कराया था जी, टाइम किल होगा। 52 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक कवि कौन थे? सबको बताया गया था। जॉन डॉन मेटाफिजिकल थे, W.H. ऑर्डन विगोरस थे, रूपर्ट ब्रूक वार पोएट थे, जॉन किट्स रोमांटिक पोएट थे। आप लोग बैठते जाओ जी। आंसर क्या होगा? बी होगा। (53) इंग्लिश इज स्टडीड एज अ डैश लैंग्वेज इन सऊदी अरेबिया। सेकंड लैंग्वेज के रूप में याद हुआ, लिखा हुआ है भैया,
स्कूल कॉलेजेस में वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को पढ़ाया जाता है सऊदी अरेबिया में। बहुत लोग फॉरेन दे देंगे, या आंसर नहीं दीजिएगा, आप सेकंड याद रखिएगा। 54 द सेंटरबरी टेल्स इज रिटन बाई जफरी चौसर। मैं बार बार कह रहा हूं पेज नंबर 30 से 32 तक याद कर लो, ये सारे प्रॉब्लम आपके खत्म हो जाएंगे। और 7 या 8 नंबर था आपका, पेज नंबर 30 में ये लिखा हुआ है मैंने, देखिए यहाँ पर द सेंटरबरी टेल्स चौसर, जफरी चौसर पूरा नाम है उनका। 55 द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए इटिसमेंट पर मैं जब पढ़ा रहा था हिस्टोरी ऑफ इंडिया को पेज नंबर 30 से 32 तक, उसमें मैंने बताया था कि ड्रामा शब्द ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया। आंसर इज डी। तो कितना मार्क्स आया आपको थोड़ा बताइएगा जरूर कमेंट करके। अब मेहनत करते जाइए, ऑब्जेक्टिव तो ऑलमोस्ट क्लियर है, और समरी जो पोएट्री का ही समरी आपको याद करना है, प्रोज का तो याद करना नहीं है, उसको रिवीजन कर लेना है कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन हमारा क्लियर हो। शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, अनसीन पैसेज, ऐसे, लेटर राइटिंग, ये सारे चीज बताए गए हैं, सब पर मेहनत करते रहे, रिवीजन करिए, अब ट्यूशन दौड़ना बंद करिए। चलिए, राधे राधे।